इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, ना कि स्प्रिंट। अगर आप इस चीज़ को मानते हैं तो आप सही जगह आए हैं। मैराथनर्स वो लोग हैं जो ये इन्वेस्टिंग का गेम 10-20 साल तक खेलते रहेंगे, और स्प्रिंटर्स वो हैं जो 1-2 साल में ही खुद को हीरो समझने लगे। आज के इस वैल्यू इन्वेस्टिंग के वीडियो में हम 10 चेकलिस्ट पॉइंट के बारे में जानेंगे जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपने स्टॉक रिसर्च में इस्तेमाल कर सकता है। नंबर 1, पोटेंशियल ग्रोथ। अगर कंपनी का बिजनेस अगले 10-20 साल तक बढ़ सकता है तो ही कंपनी बड़ी होगी, जिससे स्टॉक प्राइस बढ़ेगा और आपका इन्वेस्टमेंट मल्टी बैगर रिटर्न्स देगा। उदाहरण, HDFC बैंक साल 2000 में सिर्फ 53 सिटीज़ में थी और कंपनी के 131 ब्रांच थे। हमें ये पता था कि बैंक की ज़रूरत सबको है और HDFC बैंक के पास पोटेंशियल है हर सिटी या विलेज में जाने का। 2020 में कंपनी तकरीबन 2800 सिटीज़ में है और कंपनी के तकरीबन 5500 ब्रांचेस हैं। 20 साल में कंपनी के सालाना प्रॉफिट्स 200 करोड़ से 26,000 करोड़ हो गए। ये 130 टाइम्स हो जाता है। और 20 साल में कंपनी के डिपॉजिट्स 11,500 करोड़ से 11.5 लाख करोड़ हो गए। ये 100 टाइम्स हो जाता है। जाहिर है कि कंपनी का स्टॉक भी इसे फॉलो करेगा। नंबर 2, क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस। क्या होता है जब हम सस्ता काम चलाऊ प्रोडक्ट खरीदते हैं? जल्दी खराब हो जाता है या तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है ऐसा लगता है ना। इसलिए लोग अच्छा खरीदना चाहते हैं, थोड़े ज़्यादा पैसे क्यों ना लग जाए। ये कंपनीज के रिजल्ट में भी दिख जाता है। उदाहरण, एशियन पेंट्स अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाता है, इसलिए आज एशियन पेंट्स की क्वालिटी प्रोडक्ट और टाइमली डिलीवरी एक वजह है कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स से बेहतर है और ज़्यादा बिजनेस कर पा रहा है। नंबर 3, सस्टेनेबल। अगर कंपनी 5-8 साल में ही बंद हो गई तो कुछ प्रोडक्ट्स टेम्पररी होते हैं और टिक नहीं पाते हैं। कंपनी को समय के साथ बदलना पड़ता है, इनोवेट करना पड़ता है, बेहतर बनना पड़ता है। जो इसे कर पाया वही सिकंदर। उदाहरण, एम्बेसडर एक ज़माने में बहुत मशहूर गाड़ी थी, सब इसे पसंद करते थे। कंपनी ने खुद को समय के साथ नहीं बदला और आज शायद काफ़ी लोग इसके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स के बारे में नहीं जानते। वही दूसरी ओर महिंद्रा ने समय के साथ खुद को बदला और आज ये कंपनी मशहूर है। नंबर 4, कंपटीशन। कंपटीशन एक बहुत ही डरावनी चीज़ हो सकती है। कंपटीशन की वजह से कंपनीज को भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है। इससे कंपनी लॉस में भी जा सकती है। सोचो, आपकी चाय की दुकान है और आप 10 रुपये को चाय बेच रहे हो और आपके बगल में आपका कॉम्पिटिटर आपके जैसी चाय 8 रुपये में ही बेचता हो। क्या लगता है कस्टमर्स किसके पास जाएंगे? इसलिए कम कंपटीशन होना या कुछ कंपनी के पास सीक्रेट सॉस होना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण, एविएशन इंडस्ट्री में हमने काफ़ी कंपनीज जैसे जेट एयरवेज, किंगफिशर्स को डूबते हुए देखा है भयंकर कंपटीशन की वजह से। और आज की तारीख में सिर्फ इंडिगो एयरलाइंस ही प्रॉफिटेबल है उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी की वजह से। इंडिगो प्लेन्स को रेंट पे लेता है और हमेशा लो कॉस्ट एयरलाइन की फिलोसॉफी को मेंटेन रखता है। नंबर 5, एक्सपेंसेस, खर्चे। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी के मुख्य खर्चे क्या है और वो कितने बढ़ सकते हैं फ्यूचर में या फ्लक्चुएट हो सकते हैं। अगर कंपनी के खर्चे कम होंगे तो ही प्रॉफिट बढ़ेगा। कई बार उल्टा भी होता है। मैनेजमेंट खर्चे को कम करने के चक्कर में बिजनेस गंवा देती है और नुकसान हो जाता है। इसलिए बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण, TCS का मुख्य खर्चा है उनके एम्प्लॉयज़ की सैलरी, और आपने सुना होगा कि IT में एम्प्लॉयज़ को भारी मात्रा में निकाला जाता है जब कंपनीज के बिजनेस में दिक्कतें आती है। सिप्ला का मुख्य खर्चा रॉ मटेरियल्स है, इसलिए अगर रॉ मटेरियल्स की प्राइस बढ़ेगी तो कंपनी के प्रॉफिट्स पे असर होगा।
नंबर 6, कंपनी के रेवेन्यूज़, प्रॉफिट्स और कैश फ्लोज जानना बहुत ज़रूरी है। ये कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स में मिलते हैं, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट सेक्शन में। अगर 100 रुपये का बिजनेस हो रहा है तो क्या उसमें 20 रुपये का नफ़ा कर पा रहे हैं या नहीं? क्या वो 20 रुपये कंपनी को मिल गए या अभी आने बाकी है? पिछले साल 200 रुपये का बिजनेस था, इस साल 100 रुपये का ही क्यों हुआ? इत्यादि सवालों के जवाब आपको यही मिलेंगे। नंबर 7, इंट्रिंसिक वैल्यू। वॉरेन बफेट कहते हैं कि प्राइस इज़ व्हाट यू पे, वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कंपनी के शेयर्स किस कीमत पे खरीदने के लिए तैयार हो। अगर कंपनी काफ़ी अच्छी है और उसका स्टॉक काफ़ी महंगा है तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप स्टॉक प्राइस निकालें जिस रेंज में आप स्टॉक खरीदने के लिए तैयार हो। इसका एक आसान तरीका है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। इस वीडियो में समझना मुश्किल होगा, इसलिए इसे दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। नंबर 8, फाइनेंशियल रेशियोज। रेशियोज एक अच्छा इंडिकेटर है कंपेयर करने के लिए इंडस्ट्रीज की दूसरी कंपनीज के साथ। 5 बेसिक रेशियोज एक इन्वेस्टर को पता होना बहुत ज़रूरी है, जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, पी रेशियो और पीबी रेशियो। आरओसीई और आरओई आपको कंपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आपको कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताते हैं। पी और पीबी रेशियो आपको स्टॉक महंगा है या सस्ता ये जानने में मदद करते हैं। इन रेशियोज को हम विस्तार से जानेंगे दूसरी वीडियो में। नंबर 9, कॉरपोरेट गवर्नेंस। हर एक लिस्टेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं मैनेजमेंट को सुपरवाइज या कुछ क्रूशियल डिसीजंस लेने में। जैसे हायर मैनेजमेंट कौन संभालेगा, उन्हें कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, कंपनी के कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स इत्यादि। अगर कंपनी का गवर्नेंस अच्छा है तो कंपनी अच्छे से मैनेज होगा। नंबर 10, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। कहने को ये सिर्फ 2 शब्द है, पर यह सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर लोग ऑनेस्टी से काम करेंगे तो कंपनी का भला होगा, वरना कभी ना कभी फ्रॉड ज़रूर बाहर आएगा। फ्रॉड से कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़ और शेयर होल्डर्स का भरोसा टूट जाता है। सत्यम स्कैम, येस बैंक स्कैंडल, DHFL स्कैंडल कुछ उदाहरण हैं। ये ढूंढना बहुत मुश्किल है कि कौन ऑनेस्ट है और कौन फ्रॉड। इसलिए ज़रा सा भी कंपनी पे डाउट हो तो बेहतर है कंपनी स्टॉक को सेल कर देना। हमारी तरफ से इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स हमें और बेहतर वीडियोस बनाने में मदद करेंगे। धन्यवाद।